नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य पाठशाला पे। जैसा कि दोस्तों कल के वीडियो में हम बताए थे कि एक आरआरबी पीओ का वैकेंसी आया हुआ है 2025 के लिए, जिसमें ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है जिन बच्चों का इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। जैसे कि और सब आईपीएस पीओ में, आईपीएस क्लर्क में, एसबीआई पीओ में, एसबीआई क्लर्क में क्या होता है कि इसमें प्रीलिम्स में ही इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है, और इंग्लिश का अच्छा खासा रोल भी है। लेकिन इसमें क्या है कि प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग ही सिर्फ पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ना आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एक स्ट्रेटजी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग चलिए आईपीएस, आरआरबी पीओ और क्लर्क, सॉरी यहाँ पे ना आरआरबी लिखना भूल गए, ठीक है, आरआरबी पीओ और क्लर्क के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक्सपेक्टेड वैकेंसी जो है ना वो 13,000 प्लस है, ठीक है। और जो सैलरी मिलता है, जो कि लोगों का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि जानने के लिए कि पीओ का सैलरी क्या होता है और क्लर्क का सैलरी क्या होता है। तो पीओ को अप्रोक्स 75,000 प्लस इन हैंड मिलता है और क्लर्क का 45,000 अप्रोक्स मिलता है, ठीक है। ये एक जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है, और एक ये गवर्नमेंट जॉब है, ये सबको पता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न को और कट ऑफ के बारे में जानेंगे, ठीक है। हम लोग टारगेट स्कोर को जानेंगे कि आरआरबी पीओ और क्लर्क में कितना टारगेट करना चाहिए, ठीक है। और पहले मैं बता दूं, ये वीडियो जो है ये प्रीलिम्स को देखते हुए ये वीडियो है, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी को भी जानेंगे, ठीक है। सिलेबस क्या है, सिलेबस को जानेंगे, क्या बुक लिस्ट होना चाहिए सभी सब्जेक्ट का, उसको जानेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म का यूज करना है वो भी जानेंगे, ठीक है। रिवीजन का स्ट्रेटजी जानेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग एग्जाम पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आरआरबी पीओ क्लर्क जो होता है इसमें दो फेज होता है, एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस। तो हम लोग अभी फिलहाल प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं। प्रीलिम्स में क्या है कि मैथ्स जो है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स से आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सेक्शनल टाइमिंग दिया जाता है 20 मिनट का, ठीक है। और इसका सेक्शनल कटअप भी बनता है प्रीलिम्स में। तो उसी तरह रीजनिंग है, 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का, ठीक है। ये 25 मिनट का इसमें टाइम दिया जाता है, सेक्शनल टाइमिंग है। इसमें टारगेट हम लोग को पीओ के लिए 60 प्लस करना होता है और क्लर्क के लिए 75 प्लस करना होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, सभी अलग अलग स्टेट को देखते हुए वेरी करता है, ठीक है। इसके एक मंथ के बाद मेंस का एग्जाम होता है, ठीक है। मेंस में रीजनिंग पूछा जाता है जो 40 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का। इसके लिए 30 मिनट टाइम दिया जाता है। फिर जनरल अवेयरनेस होता है 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का, इसके लिए 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का, इसके लिए 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। आप सबसे बड़ी प्लस पॉइंट इसमें ये होता है कि इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जिसके 40 क्वेश्चंस रहते हैं 40 मार्क्स के और 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें कंप्यूटर भी पूछा जाता है, जो 40 क्वेश्चन रहता है 20 मार्क्स का, जो 15 मिनट इसके लिए सेक्शनल टाइमिंग होता है। ओवरऑल 200 क्वेश्चन होता है 200 मार्क्स का, जिसके लिए आपको प्रॉपर 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक है। और पीओ में क्या है, पीओ में इसके बाद इंटरव्यू है, ठीक है। और आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में दोनों में मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मेंस पैटर्न जो है वो सेम ही है, ठीक है। प्रीलिम्स में भी 1/4 निगेटिव मार्किंग है और मेंस में भी 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अपना टारगेट को कैसे सेट करें। सबसे पहले टारगेट सेट कैसे करें, सबसे पहले ना आप जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे अपना गोल को लिखिए। आपको बार बार बोलना है आई एम, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे लिख दोगे, आई एम मैनेजर लिख दो, या आई एम बैंक पीओ ऐसे बोल सकते हो। बार बार अपने मन में ये रिपीट करना है, आई हैव डन इट फॉर माई पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हैं, फिर उसके बाद आप बोलते रहें आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इससे बोलने से क्या होता है कि आप अंदर से भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा आपको। चलिए हम लोग मैथ्स का स्ट्रेटजी को देखते हैं। दोस्तों आरआरबी पीओ क्लर्क में मैथ्स का 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन टोटल आते हैं, जिसके लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाता है हम लोग को। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को इसका सिलेबस को कंप्लीट करना है सबसे पहले, ठीक है। वो सिलेबस आप किसी तरह भी कंप्लीट कर सकते हैं, या तो उसका पेड बेच ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब से कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर यदि आप लोग का ज़्यादा कमेंट आएगा तो मेरा एक पेड टारगेट ग्रुप भी चलता है टेलीग्राम में। आप चाहेंगे आप लोग का ज़्यादा कमेंट आएगा तो उस टारगेट ग्रुप में बहुत नॉमिनल फी में आप सबको ऐड कर दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग क्लास ऑनलाइन आप पेड क्लास भी कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब में भी बहुत कंटेंट पढ़ा है, उसका प्रॉपर पहले नोट्स बनाइए। आप नोट्स बनाने के बाद सबसे पहले चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप उसको हमेशा रिवाइज करते रहें, क्योंकि रिवाइज नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। अब जैसे ही धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीट होते जाता है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगाइए पहले। उसके बाद 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आप सेक्शनल टेस्ट लगाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट योर सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन में। उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे और मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस भी करना है, ठीक है। हम लोग मैथ्स कहाँ से स्टार्ट करें, मैथ्स सबसे पहले हम लोग स्पीड मैथ्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्पीड मैथ्स में टोटल कैलकुलेशन का गेम है और कुछ नहीं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, अप्रोक्सीमेशन ये पीओ में आता है,
ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और नंबर सीरीज आता है। अप्रोक्स ये सभी से मिला करके 15 to 20 क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। और ये 15 to 20 में आउट ऑफ 20 आए तो 20 आउट ऑफ 20 आपको स्कोर करना ही करना है, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद, स्पीड मैथ कंप्लीट करने के बाद आपको डीआई में आना है, ठीक है। डीआई, उसके बाद डीआई को कंप्लीट करना है। डीआई में भी 1 वीक के अप्रोक्स लगेगा टाइम प्रीलिम्स का डीआई कवर करने में। उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक मैथ्स की ओर चलेंगे। अर्थमेटिक मैथ्स की ओर चलेंगे, इसको एक बार आपको सिलेबस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग रीजनिंग का स्ट्रेटजी में आते हैं। रीजनिंग का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? रीजनिंग का भी हम लोग 35 प्लस स्कोर को टारगेट करेंगे 40 में। इसमें 25 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग दिया जाता है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हम लोग या तो किसी पेड बैच को खरीद सकते हैं या फिर यूट्यूब में भी कंटेंट पढ़ा है। जैसे कि हम आपको पहले मैथ्स में बता चुके हैं कि एक मेरा पेड टेलीग्राम टारगेट ग्रुप भी चलता है, ठीक है। यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम पेड टेलीग्राम टारगेट ग्रुप का आपको लिंक हम दे देंगे। रीजनिंग का भी वही फंडा है कि सबसे पहले आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स आपका चैप्टर वाइज होना चाहिए। उस नोट्स का मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट करना है आपके सिलेबस को। उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर मॉक टेस्ट लगाना है और इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लोग रीजनिंग को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रीजनिंग को मिसलेनियस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, रैंकिंग हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, सिलोजिज्म हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में चलेंगे। दोस्तों यदि आप बैंक का तैयारी करते हैं तो ये सीटिंग और पजल को आप बिल्कुल नहीं इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये तो सभी बच्चा इसको सॉल्व कर लेता है, लेकिन सीटिंग पजल का बहुत बड़ा रोल है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 30 प्लस मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है बिफोर प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम होने से पहले आपको एटलीस्ट 30% को 30 प्लस मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। जब 50 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको कोशिश करना है कि 50 to 70% सिलेबस जो है ना वो 15 डेज में एनी हाउ कंप्लीट करना। जब 90% अबव सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो इसके लिए आपको 45 to 50 डेज में कंप्लीट करना है ये, ठीक है। फिर आपको जब एग्जाम से 1 महीना पहले आपको क्या करना है, डेली एक मॉक लगाना है। एग्जाम से 1 महीना पहले आपको डेली एक मॉक लगाना है। दोस्तों बहुत लोगों को लगता है कि सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो मॉक क्यों लगाए। तो मॉक इसलिए लगाना चाहिए, मॉक लगाने से क्या होता है कि प्रिपरेशन का अपना लेवल पता चलता है कि मेरा किस लेवल में। और दूसरा, आप एग्जाम से पहले यूज टू होकर रहेंगे कि 1 घंटे में किस तरीके से मॉक लगाना, क्या लगाना है, ठीक है। तो अब बहुत लोग बोलते हैं कि मॉक कहाँ से ले, ठीक है। तो जब 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप मेमोरी बेस्ड पेपर लगा सकते हैं ऑफलाइन बुक से। ऑफलाइन बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप ऑफलाइन जाकर के पता कर सकते हैं, ठीक है। जब 50% और उससे ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है बैंक के लिए, टेक्स्ट बुक है, ऑली बोर्ड है, प्रैक्टिस मॉक है, एक्सेट्रा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अब हम लोग दोस्तों मॉक लगाने के बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मॉक टेस्ट इसलिए, एनालिसिस इसलिए जरूरी है, जब आप मॉक लगाएंगे तो ठीक है, पहले सपोज आपका मार्क्स यहाँ पे है, मार्क्स कभी बढ़ेगा भी और कभी घटेगा भी। ऐसा नहीं है कि मार्क्स स्टेबल हो जाए। स्टेबल होना भी एक बहुत खराब बात है, ठीक है। कभी मार्क्स बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है, कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है, ठीक है। इसलिए उसके बाद मॉक एनालिसिस का एक अलग कॉपी बनाना है। मॉक एनालिसिस का जब 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो सेक्शन लगाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और मॉक की कॉपी जो होगी उसको वीकली रिवाइज करते रहना है ताकि उसको भूले ना, ठीक है। अब रिवीजन क्यों जरूरी है, ये देखिए रिवीजन कब कब करना चाहिए और क्यों जरूरी है। रिवीजन इसलिए जरूरी है ताकि यदि आप किसी तरह का क्वेश्चन में अभी फंसे हुए हैं, दोबारा वो क्वेश्चन आ जाए तो ताकि वो क्वेश्चन दोबारा में प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। एक तो रिवाइज करने का तरीका क्या होना चाहिए, सपोज आज आप मॉक लगाए हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट डे मॉक लगाने चाहिए तो उससे पहले जो मॉक का एनालिसिस था उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए सेम डे। फिर नेक्स्ट डे का रिवाइज कर लीजिए बिफोर क्लास से पहले, ठीक है। फिर रिवाइज 2 दिन के बाद कर लीजिए, ठीक है। 1 सप्ताह के बाद कर लीजिए, 15 दिन के बाद कर लीजिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 30-70 रूल। मतलब क्या है, 30% आपको प्रीवियस ईयर 30% प्रीवियस की क्लास जो की है उसका रिवीजन करना है और 70% कुछ नया चैप्टर सीखने में आपको हेल्प करना है। उसके बाद दोस्तों सैटरडे संडे को ना हमेशा रिवीजन के लिए देना है। सैटरडे संडे रिवीजन देना है, प्लस आप इसमें कोशिश करें जितने भी प्लेटफॉर्म में लाइव मॉक दिए जाते हैं वो सब लाइव मॉक को अटेंड करें, ठीक है। उससे आपको रियल एग्जाम वाला फील आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है, एस्पिरेंट्स जो है वो इस मॉक को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, मिनिमम बुक को आपको रखना है और मैक्सिमम रिवीजन करना है, तभी सक्सेस मिल पाएगा आपको, ठीक है। और इसके बाद आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो देखना है, चाहे वो किसी भी टीचर का देख लें। अब यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। किसी भी टीचर्स का एक डेली करंट अफेयर वीडियो देखना है, ठीक है। डेली एडिटोरियल भी देखना है, ठीक है। एडिटोरियल डेली वीडियो देखना है एडिटोरियल का। निमिषा बंसल बहुत अच्छा करवाती है, आप निमिषा मैम का देख सकते हैं, ठीक है। और बस हम लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे, आप 3 मंथ आदि आप
जिस तरह के हम स्ट्रेटजी बताएं, यदि आप प्रॉपर फॉलो करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 3 मंथ में आपका प्रीलिम्स जो एटलीस्ट आप प्रीलिम्स में 60+ स्कोर पीओ में कर लेंगे, ठीक है। और क्लर्क थोड़ा सा पीओ से इजी होता है, तो क्लर्क में आप 75+ स्कोर इजीली कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं दोस्तों, चूँकि मैंने खुद आरआरबी पीओ 3 बार निकाल चुका है। मैंने मेरिट में मेरा नहीं हो पाया किसी कारणवश, ठीक है। इस कारण से आप लोग बस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। और आप लोग यदि आप लोग चाहते हैं कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का पेड टेलीग्राम बैच चाहिए आप लोग को, टारगेट बैच, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करें। उससे क्या होगा कि हम एक अपने टारगेट बैच का लिंक दे देंगे आप लोग को, उससे आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।